हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। पूरा थ्योरी क्लास अभी हम देख रहे हैं। मैं आप जो भी नए हैं मैं उनको पहले बता देती हूँ कि देखिए आपको सिलेक्शन की दृष्टि से जितना भी इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ और आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो पहले हमने एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। पूरा क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक हमने पूरा कंप्लीट ज्योग्राफी को किया हुआ है, पूरा चैप्टर वाइज किया हुआ है। ठीक है, तो वो आप देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा टॉपिक जो है आपका अभी भी वीक है। तो अब इस समय आपको क्या ज़रूरत है, आपको एक ऐसे कंटेंट की ज़रूरत है जो आपको एक जगह पे उपलब्ध हो जाए। देखिए, तो सही मार्गदर्शन के साथ अगर आप बढ़ते हैं आगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। और यहाँ पे मैं आपको वही कोशिश कर रही हूँ कि अब आपको कोई भी टॉपिक है उसका सारा कंटेंट आपको एक जगह पे उपलब्ध करा दिया जाए, जिसका आप रिवीजन बार बार करें और सीधा सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। आपको जो भी मैं थ्योरी पार्ट में बता रही हूँ इससे बाहर आपका कुछ भी पूछा नहीं जाएगा, इतनी बातें क्लियर है। आपको सारी बातें मैं बता ही चुकी हूँ कि किस प्रकार से प्रश्न आपके बनते हैं। साथ ही साथ में मैंने आपको मैप दे रखा है ताकि आप उसको खुद से उसका एनालिसिस कीजिए। ये पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तो जिनको भी क्वेरी रहती है मैं पहले ही बता देती हूँ कि जो भी पीडीएफ है वो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये मैप मैंने आपके लिए ही लगा के रखा है, इसको आप देख सकते हैं। इससे पहले चैप्टर 1 में भी मैंने आपको मैप दे रखा था जिसमें आप पूरा सीमावर्ती जितने भी क्षेत्र हैं, कौन कहाँ से सीमावर्ती किससे लगता है, बाउंड्री किसका किससे लगता है, कौन से देश से कौन सी राज्य की बाउंड्री लगती, सारी बातें आप वहाँ से खुद से देखकर समझ सकते हैं। तो अगर आप माइंड मैपिंग सीख जाएंगे तो आप डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये आपके लिए मैंने लगा रखा है। इसको आप जब पीडीएफ खोलेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इसको आप खुद से देख सकते हैं कि कौन सा पर्वत कहाँ पे आपका ये पॉइंटेड है और कौन सी नदी जो है यहाँ पे, कौन सा पठार, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो हम आगे भी मैप के ज़रिए बहुत अच्छे से समझेंगे। भारत की भौतिक संरचना एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए बस ध्यान से आपको देखते जाना है। हमने कल जो है पूरा पर्वतीय क्षेत्र को देख लिया था। पर्वतीय प्रदेश में हमने क्या क्या देखा था तो मैं आपको बता देती हूँ। एक बार ध्यान रखेंगे इस बात को। ये सारा कुछ मैंने आपको जो है डिटेल में बताया हुआ है। ये पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो हिमालयी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश किस किस राज्य से मिलते हैं ये सारी बातें हम देख चुके थे। इसके बाद हमने देखा था कि 3 भाग में इसको बांटा जाता है। एक आपका आता है ट्रांस हिमालय यानी कि तिब्बत हिमालय प्रदेश, एक आपका हिमालय पर्वतीय प्रदेश आता है और एक आपका पूर्वांचल की पहाड़ियाँ जो इस साइड अरुणाचल प्रदेश वाली साइड होती है उधर की पहाड़ियाँ। तो ये 3 भाग में आपका पूरा बटा हुआ है। फिर हमने पूरा डिटेल से एक एक चीज़ देखा ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के बारे में। फिर इसके बाद हमने पूरा इसको अच्छे से समझा कि ट्रांस हिमालय के अंदर कौन कौन सी श्रेणियाँ आती है, कौन कौन सी बातें उसके अंदर आपका इम्पॉर्टेंट है। सभी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हुए चलें। उसके बाद हमने पर्वतीय प्रदेश को देखा जहाँ पे बृहद हिमालय 3 भाग में आपका रहता है, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी। ये तीनों को हमने डिटेल में समझा। जो भी इम्पॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है सारी बातें हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए क्या होता है मर्ग, क्या होता है बुग्याल, दून, करेवा, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनता है। आपको आइडिया होगा खुद भी देख करके कि कितने क्वेश्चंस यहाँ से आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो पूरा हमने यहाँ पे डिटेल से देखा है। इसको आप अगर बार बार रिवीजन कर लेंगे ना तो बस और कुछ चाहिए ही नहीं आपको ज्योग्राफी करने के लिए। तो यहाँ से आप थ्योरी कर लीजिए और एनसीईआरटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस जो करवाया है वो कर लीजिए। मोर देन इनफ है, इससे बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। भारत के प्रमुख दर्रे हमने देख लिए यहाँ पे, जितना भी इम्पॉर्टेंट है सबको हमने देखा हुआ है बहुत अच्छे से। अब मैं बात करूँ तो आज हम देखने वाले हैं उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, विशाल मैदान देखेंगे, पठार देखेंगे, यहाँ पे फिर से हम तटीय प्रदेश भी देखेंगे। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे जो कि आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है। और देखिए मैदान से प्रश्न आपका बहुत पूछा गया था पिछली बार भी। TRE 1 में हो चाहे 2 में हो चाहे 3 में हो, सबसे यहाँ से क्वेश्चन आपका बना है।
तो ये आपका एक कॉमन टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपका देखने को मिलता है। तो बस अंत तक बने रहिएगा, एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा। चैनल पे अब तक नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ आपके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, साथ में साथ आप एक शेयर तो कर ही सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करें तो ये किस प्रकार से बटा हुआ है। देखिए, गंगा का मैदान सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपका कितनी बार पूछा गया है, खास करके मध्य गंगा, जो कि बिहार वाला इलाका आपका मध्य गंगा के अंदर आता है, और बहुत ज़्यादा यहाँ से प्रश्न आपका बना है। तो एक एक चीज़ हम कंप्लीट देखेंगे, बस ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करें, उसमें उत्तरी राजस्थान एवं पंजाब हरियाणा से लेकर उत्तरी भारत के असम राज्य तक का भाग सम्मिलित है। इतनी बात पहले तो आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद इसका विस्तार जो है वह पाकिस्तान यानी कि सिंधु नदी का मैदान एवं बांग्लादेश, जहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ये आपका पूरा जो है कैप्चर करता है पूरा गंगा सतलज ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, अब हम बात करें तो यह मैदान सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी अनेक सहायक नदियों द्वारा लाकर जमा की गई काप मिट्टी से बना हुआ है, अतः यह बहुत ही उपजाऊ है। तो ये मैदान आपका क्या है, पूरा उपजाऊ है। अब देखिए, अरावली पर्वत श्रेणी सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी के बीच जल विभाजक का काम करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन आपका एक बन सकता है। तो अरावली पर्वत श्रेणी जो होती है वो सिंधु सतलज समूह एवं गंगा नदी समूह के बीच जल विभाजक का कार्य करती है। इसको आप नोट करिए, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, अतः मैदान के पश्चिमी एवं पूर्वी क्रमशः पश्चिमी एवं पूर्वी मैदान इसे हम कहते हैं। अब देखिए, उत्तर का विशाल मैदान ये क्या है, तो इसको हम एक डायग्राम से पहले समझते हैं। तो उत्तर का विशाल मैदान आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका आ गया पश्चिमी मैदान, दूसरा आ गया आपका पूर्वी मैदान। अब ये पश्चिमी मैदान में आपके तीन जो है मैदान सम्मिलित हैं: सिंधु का मैदान, पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान। और पूर्वी मैदान के अंदर आपका आ जाता है गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन एक तो आपका यहीं से बन जाता है, सिंधु का मैदान आपका किसके अंदर आता है, तो पश्चिमी मैदान के अंदर आता है, पूर्वी मैदान के अंदर गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे सभी चीज़ों को हम समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन आपका यहाँ से बहुत बनता है। ठीक है, सिंधु का मैदान अगर हम बात करें तो ये भारत में इसका सतलज बेसिन ही आता है, अतः भारत में से सतलज का मैदान कहते हैं। तो सिंधु, पूरा सिंधु तो आपको पता ही है पाकिस्तान साइड में है आपका, तो भारत में आपका ये सतलज ही सिर्फ आ पाता है, सतलज बेसिन ही आ पाता है, इसीलिए इसे सतलज का मैदान भारत में कहते हैं। इतनी बातें क्लियर है। चलिए, पंजाब हरियाणा का मैदान क्या होता है, तो यह पश्चिम में स्थित मैदानी भाग है जो पंजाब एवं हरियाणा में फैला हुआ है। इसमें सतलज, व्यास एवं रावी नदियां बहती है। ठीक है, पंजाब हरियाणा का मैदान में कौन सी नदियां बहती हैं, सतलज, व्यास एवं रावी की नदियां बहती है। यह मुख्यतः बांगर से निर्मित लेकिन नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में खादर भूमि भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बेट किसे कहते हैं, तो नदियों के किनारे एक संकरी पट्टी में खादर भूमि भी पाई जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में बेट कहते हैं। और इसको 5 दोआब स्थित है यहाँ पे। ठीक है, पंजाब जो है 5 दोआब है, आपको पता ही है। पंजाब 5 आब के समूह को ही पंजाब कहते हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो वो 5 कौन से दोआब हैं वो हम देख लेते हैं, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाए। तो देखिए, दोआब में है सबसे पहले तो व्यास और सतलज के बीच में बिष्ट दोआब है, व्यास और रावी के बीच में बारी दोआब है, रावी और चिनाव के बीच में रचना दोआब है, चेनाब और झेलम के बीच में चाज दोआब है, और झेलम और चेनाब एवं सिंधु के बीच में सिंध सागर दोआब है। इसको एक बार बस ऐसे देख लीजिएगा, हो सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाए। अब देखिए, राजस्थान का मैदान क्या है, ये सब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ हो सकता है 1-2 क्वेश्चन बन जाए। तो इसका विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर के भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। यहाँ की प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी। ये लूनी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका अंतःस्थलीय नदी है, इनलैंड है, ये अंदर ही समाहित हो जाती है, बाहर कहीं जाके किसी भी खाड़ी में जाके नहीं गिरती है। तो यहाँ से ये प्रश्न आपका एक बनता है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कच्छ के रन में जाके विलीन हो जाती है, वो कौन है, लूनी नदी है, ध्यान रखेंगे। और इसका विस्तार, राजस्थान का जो मैदान है वो पूरा विस्तार अरावली के पश्चिम से लेकर के भारत पाकिस्तान की सीमा तक है। यहाँ की प्रमुख नदी लूनी है जो कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। सांभर, डिडवाना, पचपदरा
आदि इस मैदान की प्रमुख नमकीन झीलें हैं। आपको पता है सांभर झील सबसे इम्पॉर्टेंट है, भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय नमकीन झील है। ठीक है, इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी अंतःस्थल झील कौन सी है? नमकीन झील, सांभर, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं पूर्वी मैदान की तरफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्वी मैदान में आपको पता है सबसे पहले आता है गंगा का मैदान। इस मैदान का विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के राज्यों में है। तो ये एक छोटा सा पॉइंट कैसे आपके एग्ज़ाम को, आपके दिल जज्बात को बदल के रख देगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बने हैं ऑलरेडी। तो ये बिहार सिर्फ लिख देने से आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन आपका बना था बीपीएससी तैयारी 2.0 में 6 to 8 में, कि मगध और अंग प्रदेश जो है वो किस मैदान के अंतर्गत आता है। फिर वहाँ पे आपका ऑप्शन क्या दिया था इन्होंने? निम्न गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, इस प्रकार से थोड़ा सा और डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपको भी डिटेल में जानने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रश्न आपके डिटेल में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम और अभी अच्छे से समझेंगे तो सारे क्वेश्चन आप यहाँ से कर पाएंगे। इस मैदान की गहराई अधिक है। गंगा के मैदान को धरातल के विचार से दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है? बांगर। बांगर क्या है? वह प्राचीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित मैदान है। खादर की तुलना में यह अधिक ऊंचा है। इस प्रदेश में बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंच पाता है। बांगर मिट्टी के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण सही कहीं कहीं भूमि पर नमक की सफ़ेद परत जम जाती है, जिसे रेह या कल्लर कहते हैं। बांगर भूमि को दो क्षेत्रीय विभेद करती है। कौन सी दो क्षेत्रीय है? तो ये आप समझिए, बारिंद मैदान और भूर क्षेत्र। ठीक है, बंगाल के डेल्टाई क्षेत्रों में स्थित यह वास्तविक रूप से गंगा का प्राचीन डेल्टा है, जो कि बारिंद मैदान के नाम से जाना जाता है। और एक होता है आपका भूर क्षेत्र। इसका निर्माण हवा द्वारा निक्षेपण से होता है। यह आज बांगर उच्च भूमि पर एक लगातार कटक के रूप में पाया जाता है। इसमें बालू की मात्रा अधिक पाई जाती है। अब हमारा बांदर हो गया, अब है खादर। खादर क्या है? तो ये बांगर और खादर, पहले आपको यही याद रखना है कि वो प्राचीन है, खादर आपका नवीन जलोढ़ है। ठीक है, यह नवीन जलोढ़ के जमा होने से बनता है। यह अपेक्षाकृत नीचा प्रदेश है। ठीक है, बांगर प्रदेश आपका ऊंचाई पे होता है और ये आपका नीचे पे होता है, नीचा प्रदेश है। यहाँ नदियों की बाढ़ का पानी लगभग प्रतिवर्ष पहुँचता है, जिससे यह उपजाऊ बना रहता है। तो बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल जैसे प्रदेश में जो नदी घाटियों से सटे हैं, खादर के अंतर्गत आते हैं। पंजाब में यह बेट कहलाता है। तो खादर को ही पंजाब में क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। अभी हम और इसको डिटेल में समझेंगे, तो बिल्कुल तसल्ली से आपको देखना है। अभी हम यहाँ पे पहले समझ रहे हैं कि ये मैदान है क्या। तो ब्रह्मपुत्र का मैदान देखिए क्या है, इसको असम घाटी भी कहते हैं। असम घाटी किसे कहते हैं? ब्रह्मपुत्र के मैदान को। यह मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। तो किसके बीच में है? ये भी पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मेघालय पठार और हिमालय पर्वत के बीच में एक लंबा और पतला मैदान है। यह केवल 80 किलोमीटर चौड़ा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस घाटी को बनाने में यहाँ पर भारी मात्रा में मिट्टी का विसर्जन किया है। मिट्टी के इस जमाव के कारण कहीं कहीं द्वीप भी निर्मित हो गए हैं। तो माजली द्वीप जो है इसी प्रकार का एक द्वीप है और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। विश्व का, याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ये भी प्रश्न आपका बना है। कौन है? माजली द्वीप है, जो आपके असम में स्थित है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी सादिया के निकट मैदान में प्रवेश करती है और 720 किलोमीटर बहने पर धुबरी के निकट दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार आपका क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। फिर इसके बाद हम थोड़ा सा टेबल के माध्यम से समझेंगे सभी चीज़ों को। ठीक है, बस तसल्ली से आप देखते जाइए। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, इसमें क्या होता है? तो यह भारत का ही नहीं वरन विश्व का सबसे प्राचीनतम पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात की जा रही है। यह आर्कियन काल की चट्टानों से बना है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक इसी प्रकार से हमने हिमालय के बारे में भी पढ़ा था कि कौन किस काल के चट्टान से बना हुआ है, तो उसको याद रखिएगा क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है। तथा इसका कोई भी भाग समुद्र के नीचे नहीं डूबा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विवर्तनिकी दृष्टि से शांत क्षेत्र होने के कारण यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है। अरावली, कैमूर, राजमहल एवं शिलोंग की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार की उत्तरी सीमा बनाती है। इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। इसकी पूर्वी सीमा पर पूर्वी घाट पर्वत है एवं पश्चिमी सीमा पर पश्चिमी घाट पर्वत अवस्थित है।
अफ्रीका के भारत से अलग होने के क्रम में अरब सागर के रूप में भ्रंश घाटी का निर्माण हुआ है और भ्रंश कगार के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत बच गया है। तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट की तीव्र ढाल उस भ्रंश को घोषित करती है। अब देखिए, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है, नदियों की घाटियों ने इसे दो असमान भागों में बांट दिया है। उत्तरी भाग को मालवा का पठार कहते हैं और दक्षिणी भाग को दक्कन ट्रैप के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में दरारी उद्देवन द्वारा लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? लावा के प्रवाह से हुआ है, याद रखेंगे। अब इसको देखिए विभाजित कैसे किया गया है, यहाँ पे एक बार इसको समझेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रायद्वीपीय का पठार का विभाजन अरावली पर्वत, मध्यवर्ती उच्च भूमि, दक्कन का पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अरावली तो है ही, मध्यवर्ती उच्च भूमि में आपका मालवा का पठार आ जाता है, बुंदेलखंड का पठार आ जाता है, विंध्य का पर्वत श्रेणी आ जाता है। ये आप इसको नोट कर लेंगे। और दक्कन का पठार में आपका दक्कन का पठार आता है, तेलंगाना का पठार आता है और मैसूर का पठार आता है। ठीक है, ये आपका सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न बन जाता है। पूर्वी पठार के अंतर्गत आपका बघेलखंड पठार आता है, छत्तीसगढ़ पठार आता है, दंडकारण्य पठार आता है, छोटा नागपुर पठार आता है और मेघालय और छोटा नागपुर बहुत पूछा जाता है, आपको याद रखेंगे। उसके बाद पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है। इतनी बातें क्लियर है। अब देखिए अरावली में क्या आपको बातें ध्यान में रखनी है। अरावली पर्वत यह एक अवशिष्ट पर्वत है, यह विश्व के प्राचीनतम मोड़दार पर्वतों में से एक है। अरावली की लंबाई 1100 किलोमीटर है। यह दिल्ली से अहमदाबाद तक फैला हुआ है। यह मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है और अरावली पर्वत सर्वोच्च शिखर क्या है? गुरु शिखर। हर पर्वत का अपना अपना एक उच्च शिखर है, तो यहाँ पे याद रखेंगे अरावली का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर नाम से यहाँ पे याद रखेंगे। और ये क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखिए, मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर आपका 3 यहाँ पे देखने को मिलता है, मालवा का पठार, बुंदेल का पठार और विंध्य पर्वत श्रेणी। तो देखिए मालवा का पठार में क्या देखने की जरूरत है, तो यहाँ यह पठार नर्मदा और ताप्ती नदियों एवं विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई 800 मीटर है। यह ग्रेनाइट जैसे कठोर चट्टानों से बना है। लावा निक्षेपों से निर्मित काली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ कौन सी है? तो बनास, चंबल, सिंध, माही और बेतवा। तो ये आपका मालवा का पठार के पास बहने वाली नदियाँ हैं, तो ये आपका पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों से बना हुआ है मालवा का पठार, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखिए बुंदेलखंड का पठार, इसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट है? तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है, देखिए यह मालवा का पठार के पूर्व में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे। और इसकी स्थलाकृति नीस और क्वार्टरजाइट के गहन अपर्दन से विकसित हुई है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चंबल नदी द्वारा बने महाखंडों के कारण ही इस प्रदेश को उत्खात भूमि का प्रदेश भी कहा जाता है, यानी कि बैडलैंड टोपोग्राफी कहा जाता है। अब आगे देखिए विंध्य पर्वत श्रेणी, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? तो इसमें आपकी पर्वत जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो भारनेर श्रेणी और पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणियां हैं। इसके पश्चिम में क्या है? भारनेर श्रेणी है और पूर्व में कैमूर पर्वत श्रेणियां हैं। इसकी लंबाई की बात करें तो 1200 किलोमीटर है और इस श्रृंखला का भारी अपर्दन हो चुका है। इसकी औसत ऊंचाई 500 से 700 मीटर है। इसके पश्चिमी भाग पर लावा है किंतु पूर्वी भाग पर लावा नहीं है। इसके बाद आपका आता है दक्कन का पठार, जो फिर से आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह पठार ताप्ती नदी के पश्चिम में फैला हुआ है। यह उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा तथा विंध्याचल, उत्तर में महादेव और मैकाल, पूर्व में पूर्वी घाटी और पश्चिम में पश्चिमी घाटी से घिरा हुआ है। तो यहाँ से आपका जो है मेन क्वेश्चन बन जाता है, वो क्या है कि यह उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, दक्कन पठार के उत्तर पश्चिम में क्या है? सतपुड़ा है तथा विंध्याचल है। सतपुड़ा तथा विंध्याचल है। उत्तर में क्या है? महादेव और मैकाल है। पूर्वी में पूर्वी घाटी है और पश्चिम में पश्चिमी घाटी है दक्कन पठार का, याद रखेंगे। और इसका सामान्य ढाल उत्तर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व की ओर है। इसी कारण इस पठार से निकलने वाली नदियाँ पूर्व वाहिनी होती हैं। ताप्ती नदी इसकी उत्तर सीमा बनाती है। तो याद रखें कि क्रिटेशियन और पूर्वी टर्सरी काल में होने के कारण ज्वालामुखी उद्वार से निकले बेसिन लावा से इसका निर्माण हुआ है दक्कन पठार का। ठीक है,
अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका कहाँ कहाँ फैला हुआ है, ये आपका बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात के भागों में आपका ये फैला हुआ है दक्कन का पठार। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दक्कन के पठार के कुछ भाग हैं आपके। दक्कन का पठार एक है आपका दक्कन का लावा पठार, महाराष्ट्र में है। एक है आपका तेलंगाना का पठार, मैसूर कर्नाटक का पठार। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखने वाला बात है, तो यह लावा निर्मित बेसाल्ट से बना हुआ है। दक्कन का लावा पठार, नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, लावा निर्मित बेसाल्ट से बना है। लावा की गहराई 2000 किलोमीटर तक है। इसकी औसत ऊंचाई 300 से 900 किलोमीटर है। ये नहीं पूछेगा, पर ये आपसे पूछा जा सकता है। तो दक्कन का लावा पठार महाराष्ट्र में है, ये याद रखें। और ये लावा निर्मित बेसाल्ट से बना है। तेलंगाना का पठार में ध्यान रखेंगे कि इसका फैलाव आंध्र प्रदेश के आंतरिक भागों में है। इसका उत्तरी सीमा पठारी है तथा दक्षिणी सीमा हिस्सा मैदान के रूप में है। यह तालाब निर्माण के लिए अनुकूल स्थलाकृति है। इसी कारण इस क्षेत्र में तालाब अधिक पाए जाते हैं। गोदावरी इसी नदी पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। और यहाँ पे देखिए आपका मैसूर कर्नाटक का जो पठार है, इसमें बातें क्या बताई जा रही, तो आर्कियन ग्रेनाइट या नीस चट्टानों से ये बना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। लेकिन बंगलुरु से मैसूर के मध्य लावा पठार भी पाए जाते हैं इसमें। और दक्षिण की ओर से यह नीलगिरी पर्वत द्वारा सीमाबद्ध है। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ इसी पठार का हिस्सा है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, याद रखेंगे। बाबा बूदन की पहाड़ियाँ किस पठार का हिस्सा है पूछा जाए, तो मैसूर कर्नाटक का पठार, याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न आपको पूछा जाएगा। अतः लौह अयस्क की दृष्टि से यह धनी है। कावेरी मैसूर के पठार पर बहने वाली मुख्य नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग या गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है, ये भी आपको इसके अंदर ही याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। अब पूर्व के पठार को हम देख लेते हैं। पूर्व में आपका बघेलखंड का पठार है, छत्तीसगढ़ का पठार है, दंडकारण्य है, छोटा नागपुर है, और एक आपका कौन सा है, मेघालय का पठार है। तो ये देखिए पूरा आपका यहाँ पे मैप के ज़रिए भी आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो बघेलखंड में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए कौन किसके अंतर्गत आता है, यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ये पूर्व के पठार में आपका कौन कौन है, इसको हम देख लेते हैं। तो बघेलखंड का पठार है, या मैकाल श्रृंखला के पूर्व में स्थित है। इसके उत्तर में सोनपुर की पहाड़ियाँ और दक्षिण में रामगढ़ की पहाड़ियाँ स्थित है। मध्य भाग पूर्व से पश्चिम की ओर ऊंचा है। छत्तीसगढ़ में देखिए क्या है, तो यह बघेलखंड पठार के दक्षिण में स्थित है। यहाँ कुंडप्पा संरचना की चट्टानें मिलती हैं। इस पठार में वेनगंगा की घाटी, महानदी का ऊपरी बेसिन सम्मिलित है। इस पठार की ऊंचाई दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। तो ये उतना नहीं पूछेगा। दंडकारण्य पठार क्या है, तो यह छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित है। यह आर्कियन चट्टानों से बना उबड़ खाबड़ पठार है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो प्रमुख नदी है ये आपका पूछा जाता है। तो यह उत्तर पूर्वी सीमावर्ती पठार है। पारसनाथ की पहाड़ियाँ इसी पर स्थित है। इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियों में महानदी, सोन, दामोदर और स्वर्ण रेखा नदी होती है। और यह खनिज पदार्थों की दृष्टि से अत्यधिक धनी है, ये भी आपको पता ही होगा। आगे देखिए मेघालय का पठार क्या है, तो इसे शिलोंग का पठार भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही फैक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में। तो शिलोंग का पठार को क्या कहते हैं, मेघालय का पठार भी कहते हैं। यह छोटा नागपुर पठार का समकालीन पठार है। यह अत्यंत कटा छटा वनों से भरा हुआ है, और इसमें गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर पहाड़ियाँ भी शामिल है इसी में। और इस पठार पर बहने वाली प्रमुख नदियों में दुधनई और केसनई है। तो यह आपसे पूछा जा सकता है कि गारो, खासी, जयंतिया जो पहाड़ी है ये किस पठार का हिस्सा है, तो मेघालय का पठार का हिस्सा है। तो किस प्रकार से आपका क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं आपको बताती हुई चल रही हूँ, क्योंकि आपको एक आइडिया भी तो होना चाहिए कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये आपको याद रखना है। देखिए शिलोंग का पठार है, यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार झारखंड में आपका आ जाता है। दंडकारण्य का पठार है आपका ये तेलंगाना, उत्तर दक्षिण ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो मालवा का पठार यहाँ पे है, बुंदेल का पठार यहाँ पे है, बघेलखंड का पठार यहाँ पे है, और ये आपका दक्कन पठार है, यहाँ कर्नाटक का पठार है ये। ठीक है, और ये पूरा आपका क्या हो जाता है, प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा हमने मैप के माध्यम से भी इसको समझा। अब आगे हम देखते हैं पूर्वी घाट क्या है। यहाँ से प्रश्न आपका फिर बन जाता है, तो इसको हमें ध्यान से समझना है। ये पर्वत
पूर्वी समुद्र तटीय मैदान के समांतर महानदी की घाटी से दक्षिण से में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम सीमा में फैले हुए हैं। इनकी लंबाई 1800 किलोमीटर है और ये अवशिष्ट पर्वत हैं एवं इनका विकास जो है वो कुंडप्पा संरचना से हुआ है। ये श्रृंखला उड़ीसा से तमिलनाडु तक है और उड़ीसा से तमिलनाडु सोच रहे हैं, मतलब इस प्रकार से जो आपका ये भारत का दक्षिणी भाग है, तो यहाँ पे आपकी उड़ीसा है, यहाँ से लेके ये वाला पार्ट जो है आपका पूरा क्या कहलाता है, पूर्वी घाट कहलाता है। और ये वाला पार्ट यहाँ पे सिमिलरली आपका पश्चिमी घाट कहलाता है, आपको पता है। चलिए आगे हम देखते हैं। तो महानदी की घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम सीमा में ये फैला हुआ है। इसकी लंबाई की बात करें 1800 किलोमीटर है। ये अवशिष्ट पर्वत है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है, जो हाईलाइट कर रही हूँ, वो आप ज़रूर ध्यान में रखें। इनका विकास कुंडप्पा संरचना में हुआ है। ये श्रृंखला उड़ीसा से तमिलनाडु तक है। पश्चिमी घाट पर्वत की तुलना में इसका अपर्दन अधिक हुआ है, अतः इसकी तुलना में यह कम ऊंचा है। नदी अपर्दन के कारण इसकी क्रमबद्धता भी लगभग समाप्त हो चुकी है। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर विशाखापट्टनम चोटी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा सर्वोच्च शिखर महेंद्रगिरी है। तो आपसे पूछा सकता है पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो विशाखापट्टनम चोटी है, याद रखेंगे। दूसरा पूछा जाए तो महेंद्रगिरी हो जाएगा। अब आते हैं पश्चिमी घाट के अंदर। तो इन पर्वतों का फैलाव नर्मदा घाटी से लेकर के कन्याकुमारी तक है। ये आपका इस साइड वाला मैंने जैसे बताया, तो ये आपका सह्याद्री कहलाता है। ये आपका बहुत पूछा जाता है, सह्याद्री कौन सा कहलाता है, पश्चिमी घाट पर्वत आपका सह्याद्री कहलाता है, पूछा जाता है ये, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। और पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटियों की बात करें तो महाबलेश्वर, कसुलबाई एवं हरिश्चंद्र है। यह हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, याद रखेंगे, ठीक है। पश्चिमी घाट की बात की जा रही है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का क्रम भी आपका पूछा जाता है। तो उत्तर से दक्षिण, मतलब इस क्रम में आपको यहाँ पे बताया जा रहा है, उत्तर से दक्षिण इस क्रम में, ठीक है। तो पहले है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी, ठीक है, जिसको कार्डमम की पहाड़ी भी कहते हैं। तो ये दो भाग में आपका बटा हुआ है। किस प्रकार से, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिण सह्याद्री। ये अभी हम आपको पश्चिमी घाट ही बता रहे हैं, ठीक है। तो उत्तरी सह्याद्री की ऊपरी सतह पर लावा निक्षेप है। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कालसुवाई है। कालसुवाई है। उत्तरी सह्याद्री में दो दर्रे हैं, कौन, थाल घाट, भोर घाट। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है कि थाल घाट आपका कहाँ पे स्थित है। या तो आपको ऑप्शन में पश्चिमी घाट होगा या उत्तर सह्याद्री भी होगा, तो आप इसको सही टिक करेंगे, ठीक है। मुंबई से नासिक को जोड़ता है थाल घाट जो है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। थाल घाट, भोर घाट ये आपका हर बार आता है, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। थाल घाट मुंबई से नासिक, भोर घाट मुंबई से पुणे, ठीक है। अब देखिए दक्षिणी सह्याद्री क्या है। तो दक्षिणी सह्याद्री जो है ये आपका उत्तर एवं दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। यह गोवा से गुजरती है। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कुंद्रेमुख है, नोट कर लो इसको, ठीक है। दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कुंद्रेमुख आपका कर्नाटक में है, तो ये आपके कर्नाटक साइड में अभी हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो ये आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे सभी आपको श्रेणियाँ दे दी गई हैं जो इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। अभी यही था आपका, यहाँ पे जो मैं आपको अभी बता रही थी, यहाँ पे देखिए नीलगिरी की पहाड़ी है, उसके बाद यहाँ अन्नामलाई की पहाड़ी है, अगर आपको ये दिख रहा हो, इलायची की पहाड़ी है, और यहाँ पे देखिए नागरकोयल पहाड़ी है। देखिए यही क्रम मैं आपको अभी बता रही थी, ऊपर उत्तर से दक्षिण की तरफ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे पालनी की पहाड़ी है, सेरॉय की पहाड़ी है, जवादी, पालगोटा, नालकोंडा। तो ये सब, ये आपका पूरा पूर्वी घाट है, ये आपका पूरा पूर्वी घाट है, और ये वाला आपका पूरा पश्चिमी घाट है। पूरा हम यहाँ पे आपको मैप के ज़रिए दिखा रहे हैं, इसको ध्यान से समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखिए नीलगिरी पहाड़ी क्या है। तो नीलगिरी पहाड़ी जो है एक स्थलाकृति घाट है, जहाँ पूर्वी घाट पर्वत एवं पश्चिमी घाट पर्वत आकर के मिलते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है आपका पूर्वी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट,
ये दोनों आके देखिए इस पॉइंट पे मिलते हैं, और ये क्या है आपका नीलगिरी की पहाड़ी, दिख गया आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका बहुत बनता है कि पूर्वी क्या था, पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत दोनों आके जहाँ मिलते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, नीलगिरी पर्वत कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी पे ये दोनों आके मिलते हैं। और नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, दोदा बेटा, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अनाईमुड़ी, जो अन्नामलाई की पर्वत चोटी में स्थित है। दूसरा है आपका दोदा बेटा, जो कि नीलगिरी में स्थित है। तो ये दो बात आपको अलग अलग है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कौन सा कहाँ पे आपका है, कौन पर्वत, तो एक बार में इसको पूरा देख लीजिए। दक्षिण भारत के पर्वत एवं चोटियाँ, तो यहाँ पे देखिए नीलगिरी पर्वत है आपका केरल तमिलनाडु, अन्नामलाई है आपका केरल तमिलनाडु, इलायची या कार्डमम की पहाड़ियाँ आपके केरल में है, केरल से तमिलनाडु तक है। पालनी पर्वत जो है ये तमिलनाडु में है, सेवरॉय पर्वत तमिलनाडु में है, जवादी पर्वत तमिलनाडु में है, पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है, वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। मैप में आपको दिखाया ना, आप आराम से इसको देख के भी टिक कर सकते हैं। नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, नागारी पर्वत आंध्र प्रदेश में है, पंचमलाई पर्वत जो है तमिलनाडु में है, और सिरुमलाई पर्वत तमिलनाडु में है। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे तटीय मैदान एवं द्वीप, तटीय मैदानों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान और है आपका पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बहुत बनता है। अब हम पहुँच चुके हैं तटीय मैदान की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे बस ध्यान से आपको समझते चलना है। पश्चिमी तटीय मैदान क्या है, तो इस मैदान का विस्तार सूरत से कन्याकुमारी या खंबात की खाड़ी से कुमारी अंतरीप तक अरब सागर के तट और पश्चिमी घाट के बीच में है। पश्चिमी तटीय मैदान में बहने वाली नदियाँ छोटी एवं तीव्रगामी होती है। अधिकतर नदियाँ मुहाने पर डेल्टा न बनाकर एस्चुरी बनाती है, एस्चुरी का निर्माण करती है, मतलब ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। पश्चिमी तटीय मैदान की बात की जा रही है ये, तो ध्यान रखना है। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि इधर की नदियाँ क्या होती है, छोटी होती है, तीव्रगामी होती है, और ये मुहाने पे डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। तो प्रश्न आपसे इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि किस मैदान पे जो है नदियाँ आपके एस्चुरी बनाती हैं, तो याद रखें पश्चिमी तटीय मैदान पे एस्चुरी बनाती है। पश्चिमी तट पर पश्च जल पाए जाते हैं, जिसे केरल में कयाल कहते हैं, जैसे वेम्बनाड, अष्टामुड़ी झील है, यह सब आपका कयाल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या होता है ये पश्च जल, तो बैक वाटर्स कहते हैं इसको, या एक प्रकार का लेगुन होता है जिसका निर्माण नदियों के मुहाने पर बालू के जमाव के कारण बन जाता है। चलिए आगे देखिए, पश्चिमी मैदान को हम 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, गुजरात का मैदान, कोंकण का मैदान, कन्नड़ का मैदान और मलाबार का मैदान। तो ये आपका कौन सा किसके बीच में है, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं करना है, ध्यान से समझेंगे। गुजरात का मैदान जो है ये गुजरात के तटवर्ती क्षेत्र में है। कोंकण का मैदान दमन से गोवा के बीच में तटवर्ती क्षेत्र है। कंकण या कन्नड़ या फिर कर्नाटक का जो मैदान है ये गोवा से मंगलोर के बीच में तटवर्ती क्षेत्र है। मलाबार का मैदान जो ये मंगलोर से कन्याकुमारी के बीच में स्थित है। तो ये आपको जो मध्य वाला प्रश्न होता है ये काफ़ी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अब हम पूर्वी तटीय मैदान की तरफ चलते हैं। ये आप समझ रहे हैं ना, पूर्वी तटीय मैदान, ये है आपका पश्चिमी तटीय मैदान, ये है आपका पूर्वी तटीय मैदान, इतना तो आपको पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो जो भी मैं हाईलाइट करूँ उसको ध्यान से समझना। यह मैदान पूर्वी घाट एवं समुद्री तट के बीच स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। यह मैदान पश्चिमी नदी तट की तुलना में अधिक चौड़ा है। इसका मुख्य कारण गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी जैसी नदियों का डेल्टा का निर्माण करने की वजह से है। ठीक है, पूर्वी तटीय डेल्टा में बंदरगाहों की संख्या पश्चिमी तटीय मैदानों की अपेक्षा कम है। इसे महानदी एवं गोदावरी नदियों के बीच उत्तरी सरकार तट, ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। महानदी एवं गोदावरी नदी के बीच में उत्तरी सरकार तट तथा कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच में कोरोमंडल तट कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो इस टॉपिक में पूर्वी तटीय मैदान में ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है,
यहाँ से प्रश्न आपका बहुत बनता है। तो महानदी एवं गोदावरी नदियों के बीच में उत्तरी सरकार तट कहलाता है और कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच में कोरोमंडल तट कहलाता है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह एक डेल्टाई झील है। पूर्वी तटीय मैदान में ही यह अन्य दो झीलें भी आती हैं, जो कि चिल्का और पुलिकट झील। चिल्का आपका उड़ीसा में है, पुलिकट झील आपका आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, और ये दोनों अनूप झील है, यानी कि लेगुन झील है। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगुन नमकीन झील है। लेगुन याद रखना है। ठीक है, पूर्वी तटीय मैदान को सामान्यतः 3 उपभागों में विभाजित किया जाता है। उत्कल का तटीय मैदान, आंध्र का काकीनाडा या तटीय मैदान, इसके बाद तमिलनाडु का कोरोमंडल या तटीय मैदान। तो उत्कल का तटीय मैदान क्या है? यह गंगा के डेल्टा से कृष्णा के डेल्टा तक लगभग 400 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। आंध्र या काकीनाडा का तटीय मैदान में क्या होगा? यह बहरामपुर आंध्र प्रदेश से तटीय भाग में पुलिकट झील तक फैला हुआ है। इस तट का विशाखापट्टनम, काकीनाडा, मुसलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह है। ठीक है, पूर्वी तटीय के अंदर आते हैं, और पूर्वी तटीय में भी आपका जो है आंध्र या काकीनाडा तटीय मैदान के अंदर आता है। तमिलनाडु का या कोरोमंडल का तटीय मैदान, इसमें क्या होता है? तो यह मैदान पुलिकट झील से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 675 किलोमीटर तक फैला हुआ है। चेन्नई, तूतीकोरिन, नागपट्टनम जो है यहाँ का मुख्य बंदरगाह है, और मन्नार की खाड़ी मोतियों के लिए प्रसिद्ध है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, इसको अगर हम तुलना करें, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो पश्चिमी तटीय मैदान क्या है? संकरा है और अधिक आर्द्र है, जबकि पूर्वी तटीय मैदान जो है वो चौड़ा है, इसके अपेक्षाकृत शुष्क है। ये आर्द्र है आपका, लेकिन ये क्या है? शुष्क है पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पश्चिमी तटीय मैदान में छोटी एवं तीव्रगामी नदियाँ बहती हैं, जो डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी बनाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट भाग यही है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, जैसे कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। ये नदियाँ आपके पूर्वी तटीय मैदान में बहती हैं तथा बड़े बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं। और पश्चिमी तटीय मैदान में क्या होता है? तो इस मैदान में दक्षिणी भाग में अनेक लेगुन हैं, लेकिन इस मैदान में लेगुन की संख्या कम है लेकिन कम है। तो हमने पूरा तुलना यहाँ पे देख लिया। पश्चिमी तट अधिक कटा फटा है, इस कारण यहाँ पे अधिक बंदरगाह है, और पूर्वी तट में कम कटा फटा है, इसलिए यहाँ पे बंदरगाह अपेक्षाकृत कम है। तो ये आपका देखिए किस प्रकार से ये पूरा है। तब ये गुजरात वाला पार्ट है आपका, काठियावाड़ तट कहलाता है। दमन से लेके गोवा तक क्या कहलाता है? कोंकण तट कहलाता है। गोवा से मंगलोर तक आपका कन्नड़ तट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी आपका मलाबार तट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप, कावेरी से कृष्णा कोरोमंडल तट, उत्तरी सरकार तट कहलाता है कृष्णा नदी से महानदी। उत्कल तट ये वाला कहलाता है। ये सब मैं आपको बताई चुकी। यहाँ यही चीज़ हमने अभी राइटिंग में पढ़ा, और यही चीज़ यहाँ मैप में भी आपको बताया गया है। अब भारत की कुछ द्वीप हैं, आइलैंड ऑफ इंडिया, देखते हैं इसमें क्या बातें आपको जानने की ज़रूरत है। तो भारत के कुल 1000 से अधिक द्वीप हैं, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में स्थित है। इनमें बंगाल की खाड़ी के द्वीप म्यांमार की अराकान्योमा की विस्तारित निमज्जित श्रेणी के शिखर हैं। वहीं अरब सागर के द्वीप प्रवाल भृत्तियों के जमाव हैं, जो ज्वालामुखी द्वीपों पर संग्रहित हैं। अब देखिए, इसको 3 भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप, अब इसमें कौन कौन सी द्वीप आपकी आती है, इसको समझते चलना है। सबसे पहले हम देखेंगे बंगाल की खाड़ी में द्वीप। तो बंगाल की खाड़ी के द्वीपों में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह प्रमुख है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है, ध्यान रखें, ये बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं। ये एक दूसरे को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग करते हैं। याद रखेंगे, इसके सुदूर दक्षिणी भाग को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है और उष्ण आर्द्र जलवायु तथा सघन वन यहाँ पे पाए जाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें तो क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह मूलतः टर्सरी युग से बने सागरीय वलित पर्वतों के समुद्र में उभरे भाग हैं। यहाँ लगभग 350 द्वीप हैं, जिसमें से 38 द्वीपों पर मानव अधिवास है। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक
उत्तरी अंडमान में 738 मीटर पर है। सैडल पीक याद रखेंगे, पूछा जाता है, ये काफ़ी बार पूछा गया है। सैडल पीक जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप में है। अगर और डिटेल में आपका ऑप्शन आता है तो उत्तरी अंडमान में ये स्थित है, ये भी याद रखेंगे। इस द्वीप समूह में से एक बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। तो भारत में एक ही ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है, बैरन द्वीप, जो कि आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो दो चीज़ यहाँ पे, एक तो सैडल पीक और एक बैरन द्वीप याद रखेंगे। क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से अंडमान निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। आगे बढ़िए। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा कहलाता है? इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है। बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखिए। 10 डिग्री चैनल को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। डंकन दर्रा यानी डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में है। अंडमान का दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम है जो सुस्त अवस्था में है, यानी कि वो आपका एक्टिव नहीं है। ठीक है, अंडमान की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में ये स्थित है। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, आपका जीके में ये पूछ लेगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। ये सभी बातें हमने देख ली। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ जातीय हैं जहाँ पे आपका प्रश्न बन जाता है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाया जाने वाला निर्जातीय समूह है ओंजेस जो निग्रोइड प्रजाति है, सेंटिनेलीज ये निग्राइड प्रजाति के अंदर आता है, जारवा निग्रोइड प्रजाति के अंदर आता है, सोम्पेन मैंगोलॉइड प्रजाति के अंदर आता है, अंडमानी निग्रोइड और निकोबारी मैंगोलॉइड प्रजाति के अंदर आता है। अरब सागर के द्वीप की तरफ अब हम बढ़ते हैं। बंगाल की खाड़ी हमने देख ली। अब देखिए अरब सागर के द्वीप में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है लक्षद्वीप समूह। इसके अंतर्गत लक्षद्वीप समूह 36 द्वीप को सम्मिलित किया जाता है। ये मुख्यतः भित्तियों के जमावों से बने हैं। इसमें सबसे दक्षिण में मिनिकॉय स्थित है जो मालदीव से 8 डिग्री चैनल से पृथक होता है। तो याद रखेंगे भारत से मिनिकॉय 8 डिग्री चैनल पे, ये आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप समूह की बात करें तो यह द्वीप अरब सागर में स्थित है। ये इस द्वीप समूह का निर्माण लक्षद्वीप चैगोस अंत सागरीय कटक के रूप में प्रवाल के निक्षेप से हुआ है। ये प्रश्न आपका बना है पिछली बार कि प्रवाल भित्ति से बने हुए कौन से द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप हैं, याद रखेंगे। भारत के समुद्री भारत में पाए जाने वाले एंटोल मुख्यतः लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। एंटोल प्रवाल भित्ति का एक प्रकार है जो अंगूठी या घोड़े की नाल की आकृति का होता है। एंटोल उच्च जैव विविधता का क्षेत्र है और द्वीपों के चारों ओर प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं जिन पर नारियल के वृक्ष हैं। लक्षद्वीप समूह के अंतर्गत 36 द्वीप हैं जिसमें से 10 जो है वह मानव अधिवास है, मानव उस पर वास कर सकता है। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है, ये आपको याद रखना है। करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। आगाती यहाँ एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है। आगाती यहाँ पे एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा है, ये भी बात ध्यान रखना है। एंड्रोट लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। नारियल यहाँ का एकमात्र कृषि उत्पाद है। मत्स्य यहाँ का मुख्य पेशा है, मतलब मछली पालन यहाँ का मुख्य पेशा है। और टूना मछली जो है यहाँ पे पकड़े जाने में सबसे प्रमुख मछली है। ठीक है, यहाँ स्थित पिट्टी द्वीप को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है और यहाँ की लगभग 94% जनसंख्या मुस्लिम धर्मावलंबी है जो सुन्नी संप्रदाय से संबंध रखती है। आगे देखते हैं। यहाँ मिनिकॉय द्वीप को छोड़कर सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनिकॉय में महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा मूलतः मालदीव की भाषा है। ठीक है, लक्षद्वीप का दक्षिणतम बिंदु मिनिकॉय है जो 9 डिग्री चैनल से जलधारा द्वारा शेष द्वीपों से अलग होता है। लक्षद्वीप का एवं मालदीव, ये मैं डिग्री चैनल में आपको बता चुकी हूँ। जब हम फर्स्ट चैप्टर देख रहे थे तो वहाँ पे हमने जो बाउंड्री पढ़ी है, बॉर्डर लाइन हमने पढ़ा है, उसमें हमने इसको भी देखा था। तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, आपको सारी चीज़ें पहले ही करवा दी गई हैं। लक्षद्वीप एवं मालदीव 8 डिग्री चैनल जलधारा से परस्पर अलग होते हैं और 11 डिग्री अक्षांश के सहारे लक्षद्वीप को 2 भागों में विभक्त किया जाता है। उत्तरी भारत को अमीनी दीवी कहते हैं और दक्षिणी भारत को कन्नानौर कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है लक्षद्वीप के संबंध में। अब हम बात करते हैं अपतटीय द्वीप। अपतटीय द्वीप क्या है? तो लक्षद्वीप और अंडमान समूह के द्वीपों के अतिरिक्त भारत के पश्चिमी तट और पूर्वी तट, गंगा डेल्टा और मन्नार की खाड़ी के कई द्वीप स्थित हैं। जैसे पंबन मन्नार की खाड़ी में है,
श्रीहरिकोटा पुलिकट झील में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आप देख रहे हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे जो भी दिया गया है ना, यहाँ से प्रश्न आपका बन जाता है। पबन द्वीप कहाँ है? मन्नार की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा कहाँ है? पुलिकट झील में। इसको ऐसे याद रखना पड़ेगा आपको। व्हीलर द्वीप कहाँ है आपका? महानदी ब्रह्मणी मुहाना पर। न्यूमूर कहाँ है? गंगा डेल्टा द्वीप में। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा द्वीप सबसे पहले आप देखिए, ये काफ़ी, तो यह पुलिकट झील के अग्रभाग पे अवस्थित है। ये प्रवाल भित्ति द्वीप है। इतनी बात बस आपको याद रखनी है। पंबन द्वीप के अंदर क्या है? यह मन्नार की खाड़ी में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। आदम ब्रिज का इसी का भाग है। पब्बन द्वीप का ही भाग है आदम ब्रिज, जिसको राम सेतु कहते हैं। ठीक है, तो ये पब्बन द्वीप का भाग है, ये भी आपको याद रखना है। न्यूमूर द्वीप क्या है? न्यूमूर द्वीप में यह द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अवस्थित है। यह दोनों देशों के बीच इस प्रकार अधिकार को लेकर विवाद में बना रहता है। गंगा के मुहाने पर मलबों के निक्षेप से बना यह अति नवीन द्वीप है न्यूमूर द्वीप। बहुत पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। व्हीलर द्वीप क्या है? तो यह द्वीप महानदी ब्रह्मणी के मुहाने पर स्थित है। इतनी बातें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। तो ये पूरा जो है हमने यहाँ पे देख लिया है। इसके बाद आगे हमारा अपवाह तंत्र है, भारत का अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम पूरी अच्छी तरह से नदी को डिस्कस करेंगे। यहाँ से प्रश्न आपका बहुत पूछा जाता है। हिमालय अपवाह तंत्र क्या है? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो ये गंगा नदी तंत्र में ही हम जो है निम्न गंगा, मध्य गंगा, इसको भी देखने वाले हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है हम कल करने वाले हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक एक मैप के ज़रिए बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, ये देखिए आप, संगम आपका बहुत पूछा जाता है, तो एक एक जो आपका नदी है उसको हम बहुत अच्छे से यहाँ पे समझते हुए चलेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, कल का सेशन ज़रूर यहाँ पे आप मिलिएगा। चलिए, तो हम ये सभी बातें आपके कल ही करेंगे। ठीक है, सभी परियोजनाएं हैं, नदी घाटी परियोजनाएं हैं, ये सब हम देखने वाले हैं कल। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैं जितना भी चीज़ मैंने आपको करवाया है, इसको आप PDF के माध्यम से बार बार रिवीज़न कीजिए। जितना आप रिवीज़न करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बिना रिवीज़न एक बार सिर्फ पढ़ लेने से आपको चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं। मुझे भी पता है कि कोई भी चीज़ आपको एक बार में याद नहीं रह सकती है। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा आपको मैप के ज़रिए यहाँ पे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बताया गया है, किस प्रकार से कहाँ पे कौन सी चीज़ है। 10 डिग्री चैनल आपका किस प्रकार से किसको अलग करता है, 9 डिग्री चैनल कहाँ पे है, ये सभी चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो PDF में जाके आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से सभी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। तो ये हमारा रहा पूरा आज का क्वेश्चन, आज का क्लास, जिसमें हमने बहुत अच्छे से सभी चीज़ों को समझा। और हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा ये पूरा जो भौतिक है आपका, ये पूरा ख़त्म हो गया आज। यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो दिया हुआ है ये पूरा हमने ख़त्म कर लिया। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश हमने कल ख़त्म किया। आज हमने क्या क्या देखा? तो सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान हमने देख लिया, भारत का मरुस्थलीय भाग हमने देख लिया, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार भी हमने देख लिया, और तटीय मैदान एवं द्वीप भी हमने देख लिए। तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका भौतिक विभाजन, यहाँ पे जितना भी हमने देखा था। ठीक है, तो कल फिर से मिलेंगे नदी तंत्र को लेकर के। इसी तरह से आपको समय दे करके सब कुछ अच्छे से याद करना है और इसको रिवीजन करना है। तो बाकी सभी चीज़ें आपकी कंप्लीट इसी तरह से कराई जाएंगी। वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर भी कर देंगे। धन्यवाद।